आज मैं मेरे जो सक्सेस है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट लॉ प्रेप बिहार की टीम को जाता है, स्पेशली सागर जोशी सर जो कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही हेल्प की थी मेरी। अभिषेक सर जो कि खुद करंट अफेयर्स हमें पढ़ाते थे, क्लास में हर दिन पढ़ाते थे और डांटते भी थे, जिसके कारण मेरे करंट अफेयर्स में अच्छे स्कोर आए। हिमांशु सर, विवेक। Very afternoon, Anamika. Good How are you? afternoon, sir. I'm fine, thank you. Anamika, it is great news for all of us. Now you are selected in NLSIU Bangalore. Thank you, sir. What was your journey? आपने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया, Anamika? सर, मेरी जर्नी जो है वो मई 2019 से स्टार्ट हुई, जब मुझे क्लैट के बारे में पता चला। मैंने जून 2019 को लॉ प्रेप में इनरोल किया मुजफ्फरपुर ब्रांच में, और उसके बाद मुझे यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला। मुझे काफ़ी चीज़ें बताई गई कि क्लैट में कैसे कौन से सेक्शंस होते हैं और उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फाइनली नवंबर में पैटर्न फिर से चेंज हो गया, तो मुझे फिर से बताया गया कि कैसे न्यू पैटर्न में किस तरीके से काफ़ी गाइड किया गया। फाइनली जब दोबारा बहुत सारे पोस्टपोनमेंट्स हुए तो मुझे फिर से काफ़ी हेल्प मिली लॉ प्रेप से, और फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ और फिर मैंने उसमें। नामका, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर पेरेंट्स और गार्जियंस का रहता है कि सर जो बोर्ड एग्जाम होने के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे या क्लैट करे, तो आपके दिमाग में ये क्लैट करने का ऑप्शन कहाँ से आया और कब आया? सर, मेरे दिमाग में क्लैट करने का ऑप्शन 12th के बोर्ड्स के बाद आया था, जब मैंने नीट की एग्जामिनेशंस दिए और मुझे ये लगा कि मैंने काफ़ी गलत स्ट्रीम चुन ली थी शायद उस टाइम तक, और मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं था। फिर मैंने काफ़ी करियर ऑप्शन सर्च किए और मुझे पता चला कि मेरी सिटी में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी हाल ही फिलहाल में खुला था। तो मैंने इस फील्ड के बारे में सर्च किया और मुझे लगा कि मेरी जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड के साथ काफ़ी अलाइन करती है। और फिर मैं यहाँ पर आई, मेरे पेरेंट्स आए, उन्होंने आपसे बात की और आपने भी उन्हें काफ़ी गाइड किया, और फिर हमें लगा कि हाँ ये फील्ड सही है, तो फिर हमने ये फील्ड को चुना। तो आपने नीट का भी ट्रैक देखा, आपने क्लैट को भी देखा, तो विच वन इज इजियर? काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नीट इज टफ, क्लैट इज टफ, तो आपके अकॉर्डिंग आपने दोनों कैरियर को देखा है, तो विच वन इज इजियर, नीट और क्लैट? सर, एज सच इजी दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। क्लैट में भी 0.25 मार्क्स से लोगों के कॉलेज छूट जाते हैं, और एग्जैक्टली नीट में भी ऐसा ही होता है। नीट के बारे में ये है कि काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता है, पर क्लैट के बारे में भी बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो जो एप्लीकेंट्स के नंबर है वो काफ़ी अभी कम है। मेरे अकॉर्डिंग ईजी आपके लिए वो चीज़ होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट और पैशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका नीट में इंटरेस्ट है तो आपको वो उस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करना चाहिए, और अगर आपका क्लैट जैसे फील्ड में लॉ में इंटरेस्ट है तो आपको उसके लिए करना चाहिए। और अगर आप किसी भी चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप हार्ड वर्क से प्रिपेयर करेंगे तो वो चीज़ आपको ईजी ही लगेगी। ओके, ग्रेट। एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपने क्लैट एग्जाम को, ये आपने जो सफर एक साल का तय किया, आज आप NLSIU बैंगलोर इंडिया के सबसे रैंक 1, जो फ्रॉम द डे 1 तुम्हारी ड्रीम कॉलेज थी कि सर मुझे NLS बैंगलोर जाना है, वो ड्रीम ट्रू हो गई। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? जैसे 5 सब्जेक्ट जो पैटर्न भी चेंज हो गए हैं, तो आपने इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? सर, इंग्लिश के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच मेरे केस में नहीं थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही बुक्स पढ़ने की आदत थी। जिस तरीके से इस नए पैटर्न में हमसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आपने शुरू से बुक्स पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी हैं, आपने बाद में भी बुक्स पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर भी बहुत ज़्यादा अब ईजी हो गया है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी ये फॉलो करें कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, तो वो आपके लिए काफ़ी इंग्लिश आसान हो जाएगी। वोकैबुलरी के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी बच्चों को कि वोकैब वो कैसे करे प्रिपरेशन? वोकैब के लिए क्या सर, स्ट्रैटेजी? वोकैबुलरी के लिए बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वर्ड्स अब नहीं आते हैं। वो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको इजीली किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए पहले तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, और उसमें आपको जो भी वर्ड्स आपको नहीं पता हो उसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है वो आप ढूंढें। और उसके अलावा लॉ प्रेप ने एक द हिंदू की जो वोकैबुलरी है उसको कंपाइल करके भी हमें दिया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो
तो ये आप न्यूज़पेपर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ रही है, तो आप बच्चे को क्या रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर डेली उनको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसमें आपका क्या कहना है? सर न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, मेरे अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर आपको सारे पांचों सेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर कोई सोशो इकोनॉमिक पैसेज है तो उसमें आपको काफ़ी नंबर्स भी मिल जाएंगे, काफ़ी डेटा मिल जाएगा, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एनलैट में हमसे उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये काम करेंगे कि अगर आपको कोई एडिटोरियल मिला, स्पेशली द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स में, तो आप उसको सारे एंगल से एनालाइज करिए, जीके, इंग्लिश, लॉजिक, लीगल एंड मैथ, उसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। और जहाँ तक बात हुई कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप एडिटोरियल को मेरे अकॉर्डिंग 45 मिनट्स दे सकते हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल को 45 मिनट्स देती थी, और उसके अलावा आप बाकी पेपर 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, गुड। तो और जो दूसरे सेक्शन करंट अफेयर्स, जो इस बार कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड करंट अफेयर्स जो न्यू पैटर्न में है, आपने उसको कैसे टैकल किया, इस करंट अफेयर्स पोर्शंस को? सर मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, बहुत बच्चे डर जाते हैं कि इस पैटर्न में करंट अफेयर कैसे करें। वो आपके लिए इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी इजी कर दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। आपको बहुत रैंडम फैक्ट या रैंडम फिगर नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा और काफ़ी मेन फैक्ट होगा जो वो आपसे पूछेंगे। और अगर आप एडिटोरियल फॉलो करते हैं तो शायद आप उस सेक्शन में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और डीआई सेक्शन और मैथ्स सेक्शन में आप क्या कहेंगे बच्चों को कि वो क्या स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए, किस तरीके से उनको प्रैक्टिस करना चाहिए? जिनका मैथ्स वीक है, ऐसे तो मैथ्स 10th लेवल तक की आती है, तो उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? सर मैथ्स तो मेरी भी बहुत ही वीक थी, और मेरा मैथ ही सेक्शन था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। तो मैं डेफिनेटली उन बच्चों से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ जिन्हें लगता है कि मैथ्स तो हमारी बहुत कमज़ोर है, और उनसे भी जिनको लगता है कि मैथ्स तो 10% ही है तो शायद हम छोड़ भी आए। तो उनसे मेरा ये कहना होगा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है कि आप सोच रहे हैं कि ये 10% है तो आप इसको छोड़ के आ जाएं, क्योंकि इस बार हर सेक्शन में आसान और डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप मैथ के, आपको बहुत ही डर लगता है मैथ से, फिर भी आप 5-6 क्वेश्चन मैथ के ज़रूर अटेम्प्ट कर कर आइए। और अगर आप डेली 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के फॉलो करें, सॉल्व करें, 2-3 बुक्स हैं जो DI के लिए लॉ पेपर की भी दी गई हैं, तो उनसे अगर आप डेली 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ ही जाएंगे, जो आसान क्वेश्चन हैं। काफी बच्चे आज के डेट में रीजनिंग सेक्शन से डरते हैं, जो क्रिटिकल रीजनिंग आ गई है। अब क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग भी आती थी, लेकिन अब एनालिटिकल लॉजिकल के साथ क्रिटिकल रीजनिंग का भी थोड़ा रोल आ गया है। तो क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे आपने इस पैटर्न चेंज होने के बाद आपने फॉलो किया, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया क्रिटिकल के लिए? सर मेरा रिकमेंडेशन बच्चों से ये रहेगा कि जो कंसोर्शियम ने LMS निकाला था आपने, उन्होंने उस टाइम उसमें बताया था कि आपको किस सेक्शन में किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत ही अच्छा था और लोगों को वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर उनको एक्सेस मिल जाता है कहीं से, मुझे पता है लॉ पेपर से एक्सेस मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से आप इंग्लिश, लीगल और लॉजिक के सेक्शन को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूसरे सेक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। आप सिमिलर अप्रोच रखें। मेरे अकॉर्डिंग आप मॉक्स में जो पैसेज आते हैं उनको करें, और न्यूज़पेपर में अपने खुद से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट अगर आप सोच भी लेते हैं कि इस टाइप के पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उतना भी एनफ होगा। और एक लीगल एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट होती है वो टोटली न्यू होती है। जब आप 11th-12th करके आते हो अपने बैकग्राउंड से, तो लीगल आपके लिए टोटली न्यू होती है। तो आपको लीगल से क्या स्टार्टिंग में डर लगा था जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए थे, फिर आपने उसको कैसे फॉलो किया लीगल को? सर लीगल मेरे लिए बहुत ही न्यू सब्जेक्ट था, जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं। तो लॉ प्रेप में एक सर थे, अमृतम सर, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की लीगल में। इनफैक्ट वो 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे, जब भी मैं उनको ईमेल करती थी वो आंसर करते थे। और लीगल मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन गया था बाद में। और ये बहुत अच्छी बात भी इसलिए थी क्योंकि उसका वेटेज 50% था और उसको एग्ज़ाम के बाद भी प्रेफरेंस दिया जाता है रैंक निकालने में। लीगल के लिए बहुत डरने की बात आपके लिए नहीं है अगर आपको नहीं पता कि लीगल में क्या होता है, क्योंकि लीगल बहुत ही हद तक इंग्लिश और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन पे ही बेस्ड होता है। बस उसमें जो पैसेज होता है वो लॉ से रिलेटेड होता है। तो एज सच आपको कोई प्रायर नॉलेज लॉ का होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ।
तो आप काफ़ी आराम से मॉक्स में और कंसोर्शियम की सैम्पल पेपर्स में और इनफैक्ट एग्ज़ाम में भी स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो आपका ड्यूरेशन रहता था डेली पढ़ने का, कितने ड्यूरेशंस आप फॉलो करते थे अपने स्ट्रैटेजी में? कोचिंग इंस्टीट्यूट आने के अलावा आप क्या फॉलो करते थे? कितने आवर्स आपको टाइम देना है प्रैक्टिस में, कितने आवर्स आपको याद करने में कोई भी चीज़ को देना है, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? सर जब भी कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक रूटीन फॉलो करें। आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए पढ़ने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कभी आप बहुत कम पढ़ रहे हैं। और आपका जो मूड है वो भी स्टेबल होना चाहिए। कभी आप बहुत खुश हो गए, कभी आप बहुत उदास हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं 8 से 9 घंटे सोती थी, जो कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कुछ ज़्यादा है, बट मुझे पता था कि मेरे लिए उतना रिक्वायर्ड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7.5 आवर्स आपको उससे ज़्यादा ही सोना चाहिए। उसके अलावा आप अपने उठने का टाइम सेट कर लें। मेरे लिए मैंने बीच में 3:30 भी ट्राई किया था, बट वो हुआ नहीं। तो मैं 5 o'clock उठती थी डेली। और उसके बाद मेरा सबसे पहला होता था न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद क्योंकि आप जब एक हैबिट बना लेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने को, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा कि एक कोर है जो आपको करना पड़ रहा है। वो आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी, वो एफर्टलेस, सीमिंगलेस हो जाएगा। तो वो मेरे लिए होता था कि 5 o'clock उठना है, 6 o'clock से न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद मेरे लिए मैथ होता था, क्योंकि वो मुझे वो डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैं चाहती थी कि उसको दिन में शुरू में ही ख़त्म कर लिया जाए। और मेरा टाइम यूजुअली 1.5 आवर मैथ का रहता था। उसके बाद वो कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डे होता था। मॉक्स अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको डेली। आप अगर शुरू में आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डे मॉक्स ट्राई कर सकते हैं। और मॉक्स देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, जो कि मुझे लॉकअप में बताया गया कि किस तरीके से एनालिसिस करना होता है मॉक्स देने के बाद अपने आंसर्स का। तो यही मेरा रूटीन रहता था। इनफैक्ट ऐसा कोई बहुत हेक्टिक कभी भी नहीं लगा। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो कि 12th के साथ भी इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। तो लाइक आद्या सिंह रैंक 2। यस, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आई है और वो भी 12th में ही अभी उसका वो पास हो गया। तो अगर आप 12th में हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, नहीं एक साल ड्रॉप करना है। वो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली 2 to 3 आवर्स भी पढ़ते हैं तो वो मोर देन एनफ है। बस आपको ये देखना होगा कि आप मॉक्स रेगुलरली दे रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स इट। तो क्या सही टाइम रहता है बच्चे को प्रिपरेशन करना? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं 10th से 11th में आऊँ, उस टाइम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दूँ, या 12th में करूँ, या ड्रॉप ले लूँ। उनके लिए काफ़ी, ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी पजल वाली क्वेश्चन होती है। तो आपकी क्या सजेशन है कि किस टाइम सही रहता है आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करना? जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें वो अच्छा ही टाइम होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करना। इनफैक्ट आप अगर एग्जाम के एक दिन भी पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी कोई बुरा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। बट अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें एज सच प्रिपरेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगर आप 10 में भी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो आपके प्रिपरेशन का ही पार्ट है। और इनफैक्ट आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स सबको पता होना चाहिए, लीगल नॉलेज सबके पास होनी ही चाहिए। तो वो आपका एक डेली हैबिट बन सकता है। स्पेशली अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप किसी भी क्लास में हो, आप 10 में हो, आप 12 में हो, या आप ड्रॉपर हो, वो मैटर ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं और मॉक्स फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स रीडिंग हैबिट उनको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। वो 11th में भी हो तो रीडिंग हैबिट अभी से ही अपना डाल लेना चाहिए। हाँ, वो जब में भी हो, वो 9th में भी हो तो भी उनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। और इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में जो काफी बच्चे, आपने भी काफी सफर किया। जिस टाइम आपका कहना था कि सर आपने काफी हेल्प किया इस लॉकडाउन में, आप हमेशा हमें फोन करके बताते रहते थे या ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको कैसे हेल्प मिला इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में? सर पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो किसी को लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा वो खिंच जाएगा। हमें लगा था कि पहले जब हमारा हुआ तो हमें लगा कि शायद 2 हफ्ते के लिए हो रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब पहले 2 हफ्ते का हुआ तो इनफैक्ट काफ़ी बच्चे खुश भी थे उस चीज़ को लेके कि चलो थोड़ा और टाइम मिल गया प्रिपरेशन का। बट
जब वो रेपिडेटली होने लगा तो काफ़ी नर्वस हो गए थे हम लोग, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी उस समय। आप और बाकी लॉ प्रेप के टीचर्स मुझे खुद से फ़ोन करके पूछते थे कि आप कैसे हैं, क्योंकि मेरा भी सामने से किसी से भी बात करने का मन नहीं करता रहता था और काफ़ी नर्वस। इनफैक्ट एग्ज़ाम के पहले तो मुझे ये भी लग रहा था कि कोई भी NLU मिल जाए तो चलेगा। तो उस टाइम बहुत ही मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत थी जो कि मेरे पास था नहीं। तो बाकी लोग ने मेरी बहुत हेल्प की, स्पेशली अभिषेक सर, अमृतम सर, विवेक सर। वो लोग मेरी काफ़ी चिंता करते थे, सामने से फ़ोन करते थे, पूछते थे कि कैसा है, क्या चल रहा है, प्रिपरेशन क्या नहीं हो रहा है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी हेल्प करते थे इस चीज़ को लेकर और बाकी एस्पिरेंट्स के भी मैं कांटेक्ट में थी जो कि मुझे हेल्प करते थे। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे संभाल लिया। बट स्पेशली इस साल तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगे जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। जिसमें तुम्हारा एनलेट का बीच में तुम्हारा हर्डल आ गया था, उसमें भी तुम्हारी सिलेक्शन हो गई थी। अगर रिजल्ट आता तो तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है, लेकिन एनलेट कैंसिल हो गई। उस टाइम भी एक बहुत बड़ी हर्डल आई थी, वो 15 दिन का एक बहुत बड़ा पैनिक अटैक हर बच्चे पे हुआ था। तो उस टाइम वो कैसे अटैक को तुमने अपने आप में? सर ये न्यूज़ हमें एग्ज़ाम होने के 9 दिन पहले दी गई थी कि एग्ज़ाम होने वाला है और जिसका पैटर्न भी थोड़ा दूसरे तरीके का कर दिया गया था और उसमें दूसरे रूल्स थे कि आप उस क्वेश्चन को रिविजिट नहीं कर सकते हैं और आप अनआंसर्ड क्वेश्चन पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। और स्पेशली मेरे केस में मुझे लग रहा था कि इस एग्ज़ाम में तो मेरा होना नहीं है और मेरा एक ये भी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद इस एग्ज़ाम को दिया ही ना जाए, छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। तो उस टाइम लॉ प्रेप ने मुझे सही समय पे गाइड किया और कहा कि नहीं एग्ज़ाम दे दो, कोई बात नहीं, जैसा रिजल्ट होगा देखा जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अच्छा गया और सिलेक्शन भी हो जाए और जो भी कोचिंग ने कट ऑफ निकाली थी उसके ऊपर मेरे मार्क्स आ रहे थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, जो कि होना चाहिए था। बट आप एस्पिरेंट होते हैं तो आपके मन में बायस होता है कि नहीं इसमें मेरा हो रहा था तो इसको क्यों कैंसिल कर दिया, जो कि मेरे मन में भी था। मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब शायद क्लैट से पता नहीं होगा या नहीं होगा। उस टाइम भी लॉ प्रेप ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। टू बी ऑनेस्ट एक हद तक आप सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को, बट मेरा उस टाइम काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो गया था। बट फाइनली क्लैट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने डेली मॉक्स दिए 2 या 3 और मेरा एग्ज़ाम में। और एक मैसेज जो काफी, जब तुम प्रिपरेशन करने आए थे तो हमें याद है आपके फादर ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर हमारी बेटी मुजफ्फरपुर से अपना पूरा पढ़ाई की है, क्या सर उसके लिए क्लैट करना इतना इजी होगा? और आज तुमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक स्मॉल टाउन बिहार के मुजफ्फरपुर से होकर के यही प्रिपरेशन करके लॉ प्रेप मुजफ्फरपुर में, और तुमने NLSIU में ऑल इंडिया रैंक 34 लाया है। तो आज उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो एक स्मॉल टाउन से आते हैं, अपने बिहार के काफी स्मॉल टाउन, दरभंगा, ये सब जितनी भी छोटी शहर है rather than पटना, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या एक स्मॉल टाउन में रह करके प्रिपरेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या स्मॉल टाउन के बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? सर देखिए, एक रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप किस टाउन से आ रहे हैं। NLSIU या कोई भी कॉलेज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किसी मेट्रो सिटी से आ रहे हैं या आप किस तरीके की सिटी से आ रहे हैं। आपको फाइनली एग्जाम क्रैक करना है और वो आप कहीं भी रह के क्रैक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में जाना होगा। इनफैक्ट इस बार मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि हमारे बिहार का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मतलब आई थिंक सारे स्टेट्स को मिला के हमारा बिहार टॉप पे रहा है इस बार। NLS में काफी सिलेक्शंस रही है। हाँ, इस साल NLS में मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार से काफ़ी सारे बच्चे जा रहे हैं। और एक आप लोगों ने ट्रेंड शुरू किया है कि इस बार अब से हम लोग UPSC और बाकी एग्जाम्स की तरह क्लैट में भी हमारे बिहार से काफ़ी बच्चे जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक ये बात है कि हम तो बहुत छोटे शहर से हैं, हमारा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरे तरीके का एग्ज़ाम है, तो अब वैसी बात नहीं रही है। रिसोर्सेज सबके पास है, ऑनलाइन आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनफैक्ट आपकी सिटी में ऑफलाइन भी आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बात आप अपने मन से बिल्कुल ही हटा दें कि हम तो बहुत छोटे सिटी से हैं तो शायद हमारा ना हो। ये सिटी वाला फैक्टर आपके एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन में कोई भी मैटर नहीं करता। तो लॉ प्रेप ने आपको कैसे हेल्प किया पूरे प्रिपरेशन में? ओवरऑल आपको लॉ प्रेप ने क्या सपोर्ट किया? बुक्स, मटेरियल, मॉक्स, फैकल्टीज, लॉ प्रेप ने कैसे आपको सपोर्ट किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज में? सर
ऑनलाइन के पहले तो मुझे क्लैट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट NLSIU क्या होता है वो भी मुझे कुछ नहीं पता था। इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सेक्शंस हैं, वो सारी यहीं आकर मुझे ये बातें पता चली। पहले मेरे पापा को आपने बताया, फिर मुझे बताया, और तब मुझे आपने कन्विंस किया कि नहीं, इस एग्ज़ाम में तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में और हम लोग तुम्हारे साथ प्रिपेयर करेंगे। और जब मैंने यहाँ क्लासेस शुरू की तो ऑनेस्टली मुझे लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट जब मैंने मॉक्स में स्कोर किया और मॉक्स में मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे और उसके बाद टीचर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया, सागर सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भी कर सकते हैं, बट लास्ट के टाइम में, लास्ट मंथ्स में आप मोर देन 1 मॉक्स को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी आइडिया मिलता है, जो कि इस टाइप के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच अनामिका, आज हमारे साथ आप आने के लिए और एक मैसेज कन्वे करने के लिए ऑल इंडिया के बच्चों को जो भी क्लैट एस्पिरेंट हैं, जो हो सकता है आपके साथ अगले साल आपके जूनियर बन के NLS में पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच अनामिका।